नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में CGPSC और CG व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम ADI, CGSI, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग CG व्यापम के एग्जाम और CGPSC के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इस सीरीज का हमारा यह 17 नंबर का सीरीज का लाइनअप होगा और इसके लिए हम आगे हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा 171। इस पूरे सीरीज का 171 नंबर का क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है प्रीवियस सीरीज तो आप सीरीज 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और आज हमारे इस क्रम में टोटल 171 क्वेश्चन नंबर तक पहुंच चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और इस पूरे सीरीज का 171 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह के सही कारणों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों आपको इसमें ये देखना है कि लेफ्ट में दिया हुआ है विद्रोह के बारे में, छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह हुए हैं अलग अलग समय में, और सूची 2 में उसकी घटनाक्रम दिया हुआ है कि अलग अलग समय में अलग अलग क्या क्या हुए हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है परलकोट विद्रोह। पूरे इसको पढ़ लीजिए। परलकोट विद्रोह, मेरिया विद्रोह, कोई विद्रोह, तारापुर विद्रोह, 4 अलग अलग प्रकार के विद्रोह थी। मैं उससे रिलेटेड घटनाएं पढ़ लीजिए। नरबली प्रथा बंद करने के विरोध में, टकोली कर वृद्धि के विरोध में, बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विरोध में और साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में। चारों में से कोई भी एक ऑप्शन भी आपको आ रहा होगा तो आप आराम से लगा सकते हैं। मेरिया विद्रोह मौर्य विद्रोह से अलग है, आप ध्यान रखेंगे। मेरिया विद्रोह नरबली प्रथा से संबंधित है, जो कि दंतेवाड़ा में पहले नरबली दिया जाता था। माई दंतेश्वरी जो मंदिर स्थापित है 14वीं शताब्दी में, वहां पे नरबली की प्रथा चलती थी, है ना। तो ये जो विद्रोह है वो मेरिया विद्रोह से संबंधित है। तो आप बी का पहला ऑप्शन जा सकते हैं। यहाँ अगर ऑप्शन आप देखें तो बी वाले ऑप्शन में पहला 2 ऑप्शन है दोस्तों, तो आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट यहीं से हो जाएगा। अगर आप परलकोट विद्रोह के बारे में जानते हैं, जो कि गेंद सिंह इसके नेता थे, तो आप जानते हैं कि बस्तर में जो मराठा और ब्रिटिश शासन जो जैसे जैसे मतलब पनप रहा था, बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन एक्सपैंड हो रहा था, तो उस समय यह विद्रोह किया गया था। तो ए का ऑप्शन आएगा आपका तीसरा। ए का तीसरा देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। उसके अलावा देख लीजिए, कोई विद्रोह आपको पता है कि 1 साल का वृक्ष तो 1 अंग्रेज का सर काटने का ऐसा वहां पे नारा दिया गया था। तो कोई विद्रोह जो है सी ऑप्शन जो है 4th से रिलेटेड है। और तारापुर जो विद्रोह है वो टकोली वृद्धि कर दी गई थी, उसके विरोध में अब विद्रोह किया गया है। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आइए, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। परलकोट जो हुआ था वो 1824 और 25 में हुआ था। दिसंबर महीने में शुरुआत हुआ था यह आंदोलन, ठीक है। और बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विरोध में यह हुआ था। मेरिया विद्रोह जो है वो नरबली प्रथा बंद करने के विरोध में हुआ था 1842 से 63 के पीछे। इसमें क्रम भी पूछा जाता है दोस्तों, तो क्रम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहला आ जाएगा क्रम, अगर पूछा जाएगा तो ये क्रम होगा दूसरा, और ये होगा तीसरा, और ये होगा चौथा। क्रम पूछा जाएगा तो कोई विद्रोह है जो साल वृक्ष के काटे जाने के विद्रोह में हुआ था, ठीक है, 1859 में। तारापुर विद्रोह जो है वो टकोली कर वृद्धि के विरोध में किया गया था। थोड़ा लंबा है लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो आप काफी सारे आपके डाउट क्लियर के साथ साथ ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला है हमारा 172। निम्न पांडुवंश राजाओं को उनकी कार्यकाल अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। देखिए, क्रम भी पूछा जाता है। आपको ऐसे शासकों के नाम याद रखने, विद्रोह के नाम याद रखने जो कि क्रम सब जमा सके। तो इसमें आपका ऑप्शन है महाशिव तीवरदेव पहला, दूसरा नन्नदेव प्रथम, तीसरा इंद्रबल और चौथा हर्षगुप्त। आपको ये याद है कि इंद्रबल जो है इनके पांडु वंश के संस्थापक सदस्यों में से एक है, तो इंद्रबल का नाम तो पहले ही आएगा। तो आप देख लीजिए, इंद्रबल
तीसरा ऑप्शन जो है, कितने ऐसे ऑप्शन है जिसमें पहले नंबर में? अकेले सी और सी ऑप्शन में पहला है। आपका बाकी पूरा 4 ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन में सीजीपीएससी के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में एग्जाम आया हुआ है, 2021 का पेपर है। तो इसी प्रकार से पहला इंद्रबल आएगा, फिर दूसरा नन्नदेव प्रथम, तीसरे क्रम में जो है आपका महाशिव तीवरदेव, और चौथे क्रम में आपका हर्षगुप्त। और इसके बाद पूछा जाएगा तो हर्षगुप्त का बेटा कौन था? महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, तो ये फैमिली ट्री हुआ, इसको आपको ध्यान रखना है, पांडुवंश से संबंधित है ना। इन सभी की अपनी अपनी खासियत थी। इंद्रबल कौन था? पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नन्नदेव कौन था? ये जो है इसका बेटा था। और तीवरदेव को इन्होंने गोद में लिया था, तीवरदेव को गोद लिया था। और महाशिव तीवरदेव, इसको इन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि भी धारण की थी दोस्तों, सकल कौशलाधिपति की उपाधि भी धारण की थी। इनके जो 3 ताम्रपत्र मिलते हैं, जो कि राजिम, बालोद और बोंडा, आपको ध्यान रखना है, राजिम, बालोद और बोंडा 3 ताम्रपत्र मिलते हैं। और फिर उसके बाद आया अपना हर्षगुप्त। हर्षगुप्त के बारे में आप प्राग महेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने सूर्यवर्मा की बेटी रानी वसाटा देवी से विवाह किया था। इनसे पुत्र कौन हुआ था? महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, और महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में आप काफी अच्छे से जानते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 173। किसानों में ली जाने वाली बेगारी की प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसने आवाज उठाई? ध्यान देंगे, बेगारी की प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसने आवाज उठाई? तो आपको बताना है पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप, सेवता ठाकुर, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने राजनांदगांव में सेवता ठाकुर जो थे वो बेगारी प्रथा के विरोध में आवाज उठाई। सेवता ठाकुर का नाम सर्वोत्तम, जो कि 1789-80 में इन्होंने बेगारी प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 174 है। छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारतीय संघ में विलय किस स्थिति को हुआ? जब भारत देश आजाद हुआ, छत्तीसगढ़ आजाद हुआ, ब्रिटिश वापस गए, तब पूरे रियासतों का विलय चला। छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी रियासतें थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो उन रियासतों को विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, तो ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी 1948, बी 15 जनवरी 1948, सी 20 जनवरी 1948, डी 25 जनवरी 1948। तो 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के जितनी रियासतें थी उन्होंने ये जो भारतीय संघ के विलय जो एक कागज थे उसमें साइन कर दिए गए थे। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था उसके बारे में बताता हूं। छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलय भारतीय संघ 1 जनवरी 1948 को हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि छत्तीसगढ़ से थे, उनके सहायक की भूमिका में निभा रहे थे। सभी रियासतों के शासकों ने संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर किए। कब? 1 जनवरी 1948। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, 175 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। लव कुश के जन्म स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, किसको जाना जाता है? तो दोस्तों ये तुरतुरिया एक जगह है जहां पे वाल्मीकि ऋषि मुनि वाल्मीकि का आश्रम है। वहां पे माता सीता को आश्रय मिला था और वहीं पे उन्होंने लव कुश, जो कि 2 पुत्र को उन्होंने जन्म दिया था, लव और कुश को। तो ये तुरतुरिया कौन से जिले में पड़ता है आपको बताना है। महासमुंद में पड़ता है या फिर बलौदा बाजार में, ये आपको बताना है, बलौदा बाजार में या फिर महासमुंद में। ठीक है, चलिए अगला इसका एक्सप्लेनेशन कुछ है तो देख लेते हैं। लव कुश के जन्म स्थान के रूप में तुरतुरिया आश्रम, जो कि बलौदा बाजार प्रसिद्ध है। ठीक है, मैंने आंसर बता दिया, बलौदा बाजार में आता है तुरतुरिया। बारनवापर अभ्यारण्य में स्थित तुरतुरिया आश्रम ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था। किसका आश्रम था? वाल्मीकि ऋषि का। चंदखुरी रायपुर भगवान श्री राम के ननिहाल के रूप में प्रसिद्ध है। चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है।
माता कौशल्या का मंदिर है, इसीलिए राम हमारा कौन है, भांचा है, भांचा। 176, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? आपको बताना है जो हर्षवर्धन है, तो दोस्तों आपको ये बताना है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे किस राजा ने पराजित किया था? तो ध्रुवसेन द्वितीय, आदित्य वर्मन द्वितीय, यशोवर्मन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। पहले सीजीपीएससी में 5 ऑप्शन होते थे, है ना? तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश, पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश के थे? चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। हर्ष के शासन काल के बारे में जानकारी वेनसंग के विवरण और बाणभट्ट के हर्षचरित एवं कादंबरी से प्राप्त होते हैं। देखिए, वेनसांग का विवरण है एक स्रोत, पहला स्रोत। दूसरा, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित और कादंबरी एक किताब लिखी गई, उसमें भी मिलता है। हर्षवर्धन के जीवन कथा के बारे में या आत्मकथा बोल सकते हैं, हर्षचरित में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त बांसखेड़ा का ताम्रपत्र, ठीक है, ये भी सारे स्रोत है। एहोल अभिलेख से भी हर्ष के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है। ये सारे अभिलेख कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर में आ सकते हैं कि हर्षवर्धन से कौन कौन से अभिलेख जुड़े हैं। तो आपको याद रखना है बांसखेड़े का ताम्रपत्र और एहोल अभिलेख का, एहोल अभिलेख जिसमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला हमारा 177 क्वेश्चन है, किस कलचुरी राजा ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की? देखिए, सकल कोसलाधिपति की उपाधि पांडुवंश के शासक तीवरदेव ने भी की, लेकिन आपको बताना है कलचुरी राजा। तो रत्नराज देव, पृथ्वीराज देव, कलिंगराज देव, जाजल्य देव। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज देव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। कलचुरी शासक पृथ्वीराज देव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति, महामंडलेश्वर, समधिगत शेष, पंच महासप्त नामक उपाधियां धारण की थी। इतने जो उपाधि है वो पृथ्वीराज देव प्रथम ने उपाधि धारण की थी। और उसके अलावा अमोघा ताम्रपत्र में ये जानकारी मिलती है कि 21,000 गांवों के अधिपति बताए गए हैं। किसको? पृथ्वीराज देव प्रथम को। ठीक है, कलचुरी वंश के काफी प्रतापी शासक हुआ करते थे। अगला है हमारा 178 क्वेश्चन नंबर, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? देखिए, अगर ऐसी कोई संस्था या ग्राम में दीवान का पोस्ट या फिर गौटिया का पोस्ट ऐसा कुछ कुछ पूछे ना, तो अधिकतर मराठा शासकों ने ये सारी चीजें की थी। ज्यादातर किसने की थी? मराठा शासकों ने। लेकिन पंचकुल जो शब्द है, पंचकुल जो प्रशासन है, वो कलचुरी वंश के द्वारा निर्माण किया गया था। पंचकुल जो है कौन से वंश के द्वारा किया गया था? कलचुरी वंश के द्वारा। गांव व नगरों के स्थानीय प्रशासन हेतु कलचुरी शासकों ने पंचकुल संस्था बनाई थी। इसमें 5-10 सदस्य होते थे जिन्हें महत्तर कहा जाता था। दोस्तों, सदस्य को महत्तर, सदस्य को क्या कहते हैं? महत्तर। और उसके जो प्रमुख होते थे सदस्य के, उसको कहेंगे महत्तम। महत्तम मतलब ऊपर होता है ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो प्रमुख होते थे उसको महत्तम बोला जाता था और जो सदस्य होते थे उसको महत्तर बोला जाता है। ठीक है, अगला 179 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए? देखिए, मल्हार एक ऐसा जगह है जहां लगभग शासकों के, मतलब अधिकतर शासकों के कुछ ना कुछ वो मिले हैं, क्या मिले, साक्ष्य मिले हैं। तो सातवाहन में से कोई एक शासक के जो है वो सिक्के नहीं मिले। और कौन से शासक के बताएंगे? देखिए, वेदश्री का मिला है, अपीलक का मिला है, पुडुमा का मिला है। कौन किसका नहीं मिला है? अब सीमुक एक ऐसे शासक है जिनका सिक्का नहीं मिला। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। छत्तीसगढ़ के मल्हार जो कि बिलासपुर में आता है, ध्यान रखेंगे जांजगीर चांपा में नहीं आता है ना, शिवरी नारायण को जांजगीर चांपा में लिया जाता है। से सातवाहन शासक सीमुक का एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि वेदश्री का एक सिक्का, पुडुमा के चांदी का सिक्का, अपीलक के तांबे के सिक्के और एक कांसे का सिक्का मिलता है। ये सारे साक्ष्य अलग अलग राजाओं के मिलते हैं जो कि सातवाहन कालीन है।
लेकिन किसके नहीं मिलते हैं बताओ? सिमुक के नहीं मिलते हैं। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ की रियासतों और उन पर शासन करने वाले वंश को सुमेलित कीजिए। तो बताना है आपको, अलग अलग जो जगह थे वहां पे राजवंश थे और उसके राजवंश को क्या नाम से बोला जाता था। तो कांकेर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, उसको सोमवंशी शासकों द्वारा शासित किया गया कांकेर में। और दोस्तों खैरागढ़ जो है वो खैरागढ़ जो है वो नागवंशी शासकों के द्वारा शासन किया गया। उसके बाद जो राजनांदगांव है वो बैरागी राजाओं के द्वारा शासन किया गया, और सरगुजा जो है रक्सेल शासकों के द्वारा शासन किया गया। तो आप अगर सरगुजा वाले को जानते हैं, रक्सेल कोई एक को भी जानते हैं, तो भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देख लीजिए, सी का देखिए फोर्थ किसमें है देख लीजिए, ये है ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद मिला लीजिए, पहला का तीसरा है, बी का है पहला, और ये जो डी का है वो डी का है दूसरा। इस प्रकार सब मिला लीजिए और आंसर यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कांकेर सोमवंश, खैरागढ़ नागवंश, सरगुजा रक्सेल और राजनांदगांव बैरागी वंश। इसी के साथ हमारा यह सीरीज खत्म होता है। ये हमारा 17वें क्रम का सीरीज है, 1 से लेकर 16 तक ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप अभी तक नहीं देखे हो तो सीरीज में जाके देखो, और ये सीरीज कैसा लग रहा है हमें लाइक के माध्यम से बताएं। अगर लाइक कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगेगा कि यह सीरीज आपको पसंद आ रहे हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।